Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College 17 RB राइसिंग नगर। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास आपके बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए और उसके अंदर हम जो पोइम कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है पीबी शैले की बहुत ही फेमस पोइम है आउट टू द वेस्ट विंड, जिसका हमने आज उसका हम थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले आपको मैंने एक शॉर्ट उसका बायोग्राफी करवा दिया था और दूसरे पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हम उसका कैंटो फर्स्ट हमने पूरा कर लिया था। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एनालाइज द सेकेंड एंड थर्ड कैंटो ऑफ द फेमस पोइम आउट टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैले। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इसका कैंटो सेकंड और इसका कैंटो थर्ड। अब जैसे कि आपको मैंने प्रीवियसली बता दिया था क्लास में कि ये जो पोइम है पीबी शैले की, इसको पीबी शैले ने 5 कैंटोस के अंदर कंपोज किया है। 5 कैंटोस के अंदर कंपोज किया है एंड एवरी कैंटो कंटेन्स 14 लाइन्स। यू कैन ऑल्सो से कि एक जो कैंटो है वो पूरा अपने आप में क्या है, एक सोनेट है। एक सोनेट है जो कि कौन से मॉडल पर लिखी गई है, पेट्रार्कन मॉडल पर इन्होंने उसको कंपोज किया है। तो स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान रखें कि शुरू के जो 3 कैंटो हैं उसके अंदर पीबी शैले क्या बताते हैं कि जो वेस्ट विंड है उसका इफेक्ट पहले कैंटो में तो बताया कि अर्थ पे क्या पड़ता है, दूसरे कैंटो में बताते हैं हमें कि स्काई पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, और जो थर्ड कैंटो है उसमें बताते हैं कि इसका ओशियन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हमने पहला जो कैंटो था उसमें ये पढ़ा था कि अर्थ पर जो वेस्ट विंड है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और अब हम करेंगे इसका सेकंड कैंटो जिसके अंदर पीबी शैले हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो वेस्ट विंड है वो स्काई को कैसे इफेक्ट करती है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पीबी शैले एक साइंस के स्टूडेंट थे, तो ज़्यादातर इनकी जो पोइमें होती हैं आपको इसमें साइंटिफिक लॉजिक दिख जाएंगे कि अब देखिए विंड है और विंड किस तरीके से ऑसियन को इफेक्ट करती है, स्काई को इफेक्ट करती है, अर्थ को, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पीबी शैले ने इसको डिफाइन किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका कैंटो सेकंड। फर्स्ट लाइन है दाउ ऑन वूज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काईज कमोशन। अब देखिए कमोशन जो वर्ड है स्टूडेंट्स, कमोशन का जो अर्थ है, कमोशन स्टूडेंट होता है हसल बसल, जैसे मतलब भगदड़ मच जाना एक प्रकार से। कहता है कि जैसे ही तुम आसमान में जाती हो, मिड द स्टीप स्काई, बिल्कुल तुम आसमान के बीच में जाती हो तो ऐसा लगता कि वहां पे तुम क्या कर देती हो, एक प्रकार से भगदड़ मचा देती हो। अब देखिए आसमान में भगदड़ कैसे मचती है, इसको मैं आगे क्लियर करूंगा। दाओ ऑन वूज स्ट्रीम, इसको देखिए अपने नेक्स्ट लाइन से रिलेट करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। दाओ ऑन वूज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काईज कमोशन, कहता है जैसे ही तुम आसमान के अंदर जाती हो, वेस्ट विंड को कह रहा है पीबी शैले, तुम वहां पे क्या कर देती हो, भगदड़ मचा देती हो। कमोशन का मीन हसल बसल या भगदड़ होता है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। अब देखिए सेकंड लाइन के अंदर पीबी शैले ने फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया है, सिमिली यूज किया है। तो दूसरी लाइन के अंदर पीबी शैले हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही तुम आसमान में जाती हो तो वहां पे जो बादल होते हैं, तुम बादलों को इस तरीके से बिखेर देती हो जैसे कि लीव्स आर शेड, जैसे कि पत्तियां इधर उधर हवा से बिखर जाती हैं। अब स्टूडेंट्स ये बताया है इसके अंदर पीबी शैले ने कि आसमान के अंदर वूड स्ट्रीम क्या होती है, धारा होती है ना। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना कि पानी का जब वाष्पीकरण होता है, एवोपरेट होता है पानी, तो वो ऊपर की ओर जाता है। अब इस लाइन को अपने क्लियर करेंगे, दाउ ऑन वूड स्ट्रीम मतलब तुम पर ही सवार होकर, ऐसा लगता है कि जो वेपर है, वेपर को तुम ही ऊपर लेके जाती हो और जिससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और कह रहा है जैसे तुम आसमान में जाती हो तुम बादलों में भगदड़ मचा देती हो और उन तुम बादलों को ऐसे इधर उधर बिखेर देती हो जैसे कि जो तुम पत्तियों को बिखेरती हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया, यहां पे बादलों की कंपैरिजन किससे करता है, वो लीव से करता है पीबी शैले। फिर कहता है शूक फ्रॉम द टैंगल्ड बॉग। अब देखिए टैंगल का मतलब क्या होता है, मतलब गुच्छेदार। बॉग्स क्या होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, ऑफ हेवन एंड ऑसियन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हेवन एंड जो ऑसियन है, कह रहा है कि हेवन का मतलब यहाँ पे स्काई से है और ऑसियन का मतलब आप सब भी जानते हैं। कहता है कि बादल जो होते हैं वो
कहाँ होते हैं, किससे बनते हैं? बादल ओशियन से बनते हैं, पानी से बनते हैं। कह रहा है जिस तरीके से जो पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, गुच्छे में लगी होती हैं, और जब वेस्ट विंड आती है तो वो क्या करती है, उन गुच्छों को शूक करती है, हिला देती है, और वो टूट कर बिखर जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही जो बादल हैं, ऐसे लगता है कि वो जो सागर है, ओशियन है, उससे बनकर और हेवन के अंदर गुच्छों के रूप में ऊपर है। टेंगल मतलब गुच्छा, गुच्छों के रूप में ऊपर है, और तुम जैसे ही आसमान में जाती हो, तुम उन गुच्छों को, टेंगल को क्या कर देती हो, शूक, उनको हिला देती हो, और वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो 3 लाइनें जो शुरू वाली थी स्टूडेंट्स, उस पर हमने सीखा कि किस प्रकार से जो विंड है वो आसमान में जाती है, बादलों को इधर उधर पत्तियों की तरह बिखेर देती है, और वहां भगदड़ मच जाती है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। अब देखिए, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग किसको बोला गया स्टूडेंट्स? ये बादलों को, क्लाउड्स को बोला गया है कि वास्तव में जो क्लाउड्स हैं वो लाइटनिंग के एंजल्स हैं, मतलब वो लाइटनिंग को भी प्रोड्यूस करते हैं और रेन को भी वो लेके आते हैं ना। ओके, दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू, दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज। अब देखिए, सर्ज का मतलब यहां पे क्या है? छोर, सिरा, किनारा। एरी, दाइन मतलब तुम्हारे हर किनारे तक। अब हर किनारे का मतलब क्या है? हर एक होराइजन तक, चाहे वो आप ईस्ट टू वेस्ट देख लें, चाहे आप नॉर्थ टू साउथ देख लें, तो कह रहा है कि हर जगह तुम्हारा जो ब्लू सरफेस है ना, मतलब तो आसमान तो नीला होता है, तो दाइन एरी सर्ज, सिर्फ तुम्हारा ही राज है। किसको कह रहा है वो? विंड को कह रहा है। कहता है कि तुम स्काई के एक होराइजन से लेकर दूसरे होराइजन तक सिर्फ तुम ही हो, हर जगह तुम हो उस नीले आसमान के अंदर। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायरस मैनड। अब देखिए, मैनड यहां पे जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान देना पहले। मैनड क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एक ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, आपको मैं बहुत बार कहता हूं कि इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर इंग्लिश, तो आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनका जो रिलेशन है वो कहां से है? ग्रीक मैथोलॉजी से है। तो ग्रीक मैथोलॉजी में एक वाइन गॉड है। कौन है? वाइन गॉड। स्टूडेंट्स, वाइन गॉड है जिनका नाम है डियोनसिस। क्या नाम है? डियोनसिस। DIONYSUS। ओके, तो एक वाइन गॉड है जिनका नाम क्या है? डियोनसिस है। तो इनको क्या माना जाता है? जितनी भी अल्कोहलिक्स ड्रिंक होती हैं उनका गॉड माना जाता है इनको। ओके, ग्रेप हार्वेस्ट के भी इनको गॉड माना जाता है। तो इसमें कहा गया है कि डियोनसिस जो गॉड है, उसकी जो फीमेल वर्शिपर है उसका नाम क्या है? मैनड है। मैनड यहां पे कौन है? फीमेल वर्शिपर ऑफ वाइन गॉड डियोनसिस। ओके, तो कह रहा है कि जिस तरीके से उसके जो बाल होते हैं, मतलब हवा में उसके जो बाल हैं ऐसे लगते हैं जैसे कि फ्लेम्स ऑफ फायर हैं, आग की लपटें हवा के अंदर फैली हुई हैं। कहता है उसी तरीके से क्या होता है? अब पढ़ते हैं प्रो लाइन। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायरस मिनट। कहता है कि तुम इस तरीके से ही ऐसा लगता है कि तुम बादलों को हवा में, अपनी जो विंड होती है वो हवा से इधर उधर उड़ा देती है, जैसे कि मैनड के बाल उड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो आपने देखा कि मैनड कौन है, फिर मैनड के बालों की तुलना किससे की है? क्लाउड से की है। जिस तरीके से कहते हैं उसके बाल हवा में उड़ते हैं मैनड के, तो उसी तरीके से हवा, विंड क्या करती है? वेस्ट विंड बादलों को इस तरीके से उड़ा देती है जैसे मैनड के बाल उड़ रहे हैं। आगे लिखा है इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ हाइट। अब देखिए यहां पे वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, जेनिथ आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, जेनिथ। स्टूडेंट्स, यहां पे जो जेनिथ वर्ड है, अब जेनिथ का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? कि जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल आसमान की ऊंचाई पे जो मिड पॉइंट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? जेनिथ बोलते हैं। और डिम वर्ज मतलब जो बिल्कुल निचला सिरा होता है, डिम वर्ज धुंधला सिरा होता है ऑफ द होराइजन, कि जहां पे अपने को लगता है ना कि दूर कहीं जमीन और आसमान मिल रहे हैं, तो उसको तो डिम वर्ज बोला गया है। वहां से लेके और आसमान की ऊंचाई तक जहां पे बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ओके, कह रहे वहां तक भी तुम क्या करती हो? बादलों को बिखेर देती हो, मतलब वहां तक भी जो वेस्ट विंड है अपना इफेक्ट डालती है उस हॉराइजन से लेकर आसमान के अंदर हाई जो उसका मिड पॉइंट है, जेनिथ की हाइट तक भी वो वहां पे इफेक्ट करती है। द लॉक्स
ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। अब देखिए लॉक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि बादलों के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ उनके अंदर, तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर लॉक है। क्या चीज लॉक है? अप्रोचिंग स्टॉर्म, आने वाला तूफान। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब आसमान के अंदर इधर उधर से बादल आ जाते हैं और बादलों का रंग थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, तो ये इस बात का हमें सिंबल देता है कि अब बहुत जल्दी क्या आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। स्टॉर्म कौन सा? रेन स्टॉर्म आने वाला है। तो ये कहता है कि तुम वेस्ट विंड को कहता है कि तू ऐसा करती है। दाउ डर्ज। अब देखिए स्टूडेंट्स, डर्ज क्या होता है? डर्ज होता है फ्यूनरल सॉन्ग। क्या होता है? फ्यूनरल सॉन्ग। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जब उसको फिनेट करने के लिए, उसको बुराई करने के लिए, दफनाने वगैरह के लिए लेके जाते हैं, तो उसको लैमेंट देने के लिए जो लोग एक शोक गीत गाते हैं उसको अपने क्या कह देते हैं? डर्ज या फ्यूनरल सॉन्ग कह देते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा लगता है, दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, कि ऐसा लगता है कि तुम क्या करती हो, एक शोक गीत गाती हो। किसके लिए गाती हो? ऑफ द डाइंग ईयर। क्योंकि जब तुम, वो स्टॉर्म आता है, तुम पत्तियों को बिखेर देती हो और तुम क्या करती हो, बादलों को इधर उधर कर देती हो, तो ऐसा तुम साइन देती हो कि साल का बहुत ही जल्दी अंत होने वाला है, और तुम उस साल के लिए क्या करती हो? डर्ज, एक फ्यूनरल सॉन्ग, ऐसा लगता है कि वो साल गा रहा है। ओके, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, आज उसकी क्या है? आखिरी रात है, उस ईयर की लास्ट नाइट है। विल बी द ड्रॉम ऑफ अ वेस्ट स्पल्चर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पल्चर क्या होता है? स्पल्चर एक प्रकार का, आप कहें कि स्मॉल रूम होता है, एक छोटा कमरा होता है, बेसिकली किसी केव को काट के या स्टोन को काट के बनाया जाता है, जहां पे किसी इंसान को दफनाया जाता है। तो आप इसको एक ग्रेव भी मान सकते हैं, जो किससे बनती है? स्टोन वगैरह से बनाई जाती है। तो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो साल है बहुत जल्दी वो अपनी कब्र में चला जाएगा, जो कि वेस्ट स्पेल्चर बहुत बड़ी कब्र है, और तुम उस पर क्या बना रही हो? विल बी द जॉम, और तुमने उसके ऊपर एक गुबंद बना दिया। बहुत सारे बादल इकट्ठे हो गए उसके ऊपर आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि बादल उसके लिए क्या बना रहे हैं? एक जॉम बना रहे हैं, एक गुबंद, एक टॉम, एक मकबरा उसके लिए बना रहे हैं। वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड कॉन्ग्रीगेटेड माइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है कॉन्ग्रीगेटेड। देखिए कॉन्ग्रीगेटेड का जो वर्ड मीनिंग होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है ना, एक प्रकार से कॉन्ग्रीगेट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। वॉल्टेड, अब वॉल्टेड का मतलब क्या है कि उसके ऊपर उसने कवर कर रखा है। विद दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स। ओके, कह रहा है कि चारों ओर जो बादल हैं वो बनते किससे हैं? बादल तो देखिए वेपर से बनते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं, भाप से बनते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है? कॉन्ग्रीगेटेड माइट, कि बहुत सारे जो कॉन्ग्रीगेट, वैसे क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो मतलब बहुत सारी जो लिक्विड जो होता है पानी के अंदर होता है, जो जो लिक्विड बॉल्स होती हैं पानी की, वो आपस में बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और जो कि बादलों के ऊपर ऐसा लगता है कि छाई हुई हैं, उन्होंने बादलों को कवर कर रखा है, क्योंकि बादल बनते किससे हैं? वेपर से बनते हैं। फ्रॉम वुड सॉलिड एटमोस्फियर, और ये एक प्रकार का सॉलिड एटमॉस्फेयर बनाते हैं, मतलब ऐसा हमें ऐसा वातावरण ये बना के देते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि अब क्या होने वाला है? ब्लैक रेन। देखिए ब्लैक रेन का मतलब क्या होता है? मूसलधार बारिश, जो लगातार बारिश आती है। एंड फायर, ऐसा लगता है तूफान आने वाला है, बारिश आएगी। एंड हेल विल स्टॉर्म, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? ऐसा लगता है कि हेल स्टॉर्म आ जाएगा, ओलावृष्टि होने लग जाएगी। ओ हियर, सुनो। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड कैंटो के अंदर आपने क्या पढ़ा कि स्काई पर, आसमान के अंदर वेस्ट विंड का क्या असर होता है, तो वो अपने को किस में बताया है? सेकंड कैंटो में बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको दोबारा देखें, आपको बिल्कुल समझ आएगा। बहुत डीप इमेजरी यूज किया है इसके अंदर पीबी शैले ने, और फिगर ऑफ स्पीच बार बार इसके अंदर वो सिमली यूज कर रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड कैंटो की ओर, जिसके अंदर वो बताता है कि ओशियन पर, जो ओशियन है, ओशियन पर वेस्ट विंड क्या फर्क डालती है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड कैंटो की ओर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड कैंटो। अब जो वेस्ट विंड का इफेक्ट ओशियन पे क्या पड़ता है वो हमें भी शैली बता रहे हैं। दाउ वो डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर्स ड्रीम द ब्लू मेडिटेरेनियन where he lay lulled by the coil of his crystalline springs। ओके, तो अब यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो ब्लू मेडिटेरेनियन ओशियन है, जो सी है, उसको पर्सोनिफाई किया है
पीबी शैले ने, उसको क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है और उसको एक ह्यूमन बीइंग बना है। ओके, तो वो कहता है कि जो ब्लू मेडिटेरेनियन सी है, जो वो नीले रंग का जो समुद्र है, मेडिटेरेनियन सागर है जो, वो क्या करता है, वो ऐसे लगता है कि अपने समर ड्रीम में सोया हुआ था, फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स। ओके, ये अपने ऊपर बाद में बताऊंगा कि दाओ वो ड्रेस वेकन क्यों लिखा है। कहता है कि समर्स के समय जो मेडिटेरेनियन सी होता है बड़ा ही शांत है और ऐसा लगता है कि वो सो रहा है, वेयर ही ले, यहाँ पे लिखा ना कि वो लेटा हुआ है, लर्ल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल किसको बोला गया, क्रिस्टल क्लियर, मतलब क्रिस्टल जैसा क्लियर, स्ट्रीम्स मतलब जो धाराएं होती है ना, और कॉइल, कॉइल तो वैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कुंडली होती है, तो यहाँ पे बोला गया छोटी छोटी उसकी जो वेव्स होती है ना, उनको बोला गया। तो यहां कहता है कि समर के समय में जो नीला मेडिटेरेनियन सी है वो ऐसा लगता है सोया हुआ है, लर्ल्ड बाय द कॉइल, उसकी जो लहरें हैं वो उसको ऐसा लगता है कि लोरी सुना रही हैं, लर्ल्ड का मतलब लोरी सुना रही हैं, और उसकी जो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रीम्स हैं, जो क्रिस्टल जैसी क्लियर पानी की छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, वो उसको ऐसा लगता है कि लर्ल्ड कर रही हैं, लोरी सुना रही हैं, और वो समर के अंदर ऐसे लग रहा है कि लेटा हुआ है और सपना देख रहा है। अब चलते हैं फर्स्ट जो लाइन थी, इस समय तुम क्या करती हो, दाउ वुडस्ट वेकन, तब तुम जाके उसको क्या करती हो, जगा देती हो, वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम, तुम उसको सपने में से जगा देती हो। देखिए समर के समय में ऐसा लगता है कि वो सो रहा है, सपने ले रहा है, जो पानी की क्रिस्टल जो स्ट्रीम्स होती हैं आके उसको वो लर्ल्ड कर रही है, लोरी सुना रही है, लेकिन तुम आती हो और तुम उसे जगा देती हो। तो ये इफेक्ट पड़ता है किसका, वेस्ट विंड का ओशियन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है हमें कि जो वेस्ट विंड है ओशियन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसकी जो शुरू वाली 3 लाइनें हैं कैंटो थर्ड की, इसमें उन्होंने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहां पे उन्होंने क्या किया है, जो मेडिटेरेनियन ओशियन है, सी है, उसको एक ह्यूमन बीइंग मान लिया। आगे चलते हैं, बिसाइड अ प्यूमिस आइल। अब देखिए प्यूमिस आइल क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है, प्यूमिस आइलैंड का नाम है यहाँ पे। ओके, आइल इन बेइज बे। अब कहता है कि पास, बिसाइड, पास ही में क्या है, एक प्यूमिस आइलैंड है और उसके अंदर एक बे है जिसका नाम क्या है, बेई। ओके, खाड़ी है जो। तो कहता है कि तुम क्या करती हो, एंड सो इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, तुम वहां पर भी जाती हो। अब वो वेस्ट विंड को क्या बता रहा है कि पास ही में प्यूमिस आइलैंड है, वहां की तुम बेई बे, वहां की खाड़ी में तुम जाती हो, एंड सो इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, और वहां पे तुम सभी जितने भी पैलेसेस हैं, जो ओल्ड पैलेसेस मतलब जो पुराने महल बने हुए हैं, एंड टावर्स जो बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो पहले सो रहे थे, मतलब उनमें बड़ी शांति थी। यहाँ पे लिखा ना, एंड सो इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, ऐसा लगता है कि वो जो महल थे, टावर्स थे, वो बड़े शांति से सो रहे थे। लेकिन वहां पे जब तुम जाते, तुम क्या करती हो, क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। ओके, कहता कि तुम जाती हो और जैसे ही तुम जाती हो तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, क्विवरिंग, वो कांपना शुरू कर देते हैं, विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, और जब लहरें आती हैं ओके उस प्यूमिस आइलैंड पर, और बहुत ही इंटेंस होती हैं, बहुत ही तेज होती हैं, और उन सारे पैलेसेस को और टावर्स को क्या कर देती हो तुम, नष्ट कर देती हो, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हो। और वो सारा कुछ किसकी वजह से होता है, वो तुम्हारी वजह से ही होता है। किसको कह रहे हैं बेबी, वेस्ट विंड को। ऑल ओवरग्रोन विद एज्योर मॉज एंड फ्लावर्स, कह रहे कि चारों तरफ जब हम देखते हैं तो क्या है, ओवरग्रोन विद एज्योर, एज्योर कहता है ब्लूइश, नीले रंग का, कि चारों तरफ जो नीला आसमान फैला हुआ है उसके नीचे क्या देखते हैं हम, मॉज, मॉज क्या होती है, मॉज काई, एंड फ्लावर्स, चारों तरफ मतलब एक ग्रीनिश काई है और फूल है, सो स्वीट द सेंस फेंट्स, सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, कह रहा है कि सो स्वीट, इतनी सुंदर है वो सारी चीजें कि हम उसको पिक्चराइज ही नहीं कर सकते अपने माइंड के अंदर। हमारी जो सेंस है ना, हमारी जो समझ है वो भी फेंट हो जाती है, मतलब वो भी काम करना बंद कर देती है कि मैं इस पिक्चर को अपने दिमाग में पिक्चराइज कैसे करूं। इतना सुंदर वहां का व्यू होता है कि अपनी जो सेंस है उसको इमेजिन नहीं कर पाती कि मैं पिक्चर कैसे करूं। ओके, दाउ फॉर वूज अर्थ द एथलेटिक्स, एथलेटिक्स लेवल पावर्स,
कहता है कि दाओ फॉर वूज पथ, तुम्हारी तो इतनी पावर है कि तुम क्या कर देती हो, पथ द एटलांटिक लेवल पावर्स, कि जो एटलांटिक सी है तुम उसके पथ को, उसके रास्ते को भी क्या कर देती हो, बदल देती हो। मतलब वेस्ट विंड में इतनी पावर है कि वो उसके रास्ते को भी क्या कर देती है, बदल देती है। क्लीव देमसेल्व्स, क्लीव का मतलब यहां पे डिवाइड, देमसेल्व्स इनटू चैस्म्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब वो कहता है कि इतनी तुम्हारी पावर है कि तुम क्या करती हो, तुम जो एटलांटिक सी है उसके रास्ते को तुम क्या करती हो, उसके रास्ते को तुम बदल देती हो। तुम्हारी इतनी पावर है, उसको तुम डिवाइड कर देती हो इनटू चैज्म्स। ओके, अब देखिए वैसे चैज्म का मतलब यहां पे क्या है, चैज्म मतलब दरार पड़ना। चैज्म का अर्थ क्या होता है, दरार पड़ना, कि तुम ऐसा लगता है कि उसको डिवाइड करके उसमें दरार डाल देती हो। वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स, और दूर नीचे की तरफ क्या देखते हैं कि वहां पे जो सी ब्लूम्स, जो सागर है वो ब्लूम करता है, मतलब बह रहा है। द ऊजी वुड्स, अब वुड्स मतलब जंगल, और ऊजी का मतलब क्या है कि जंगल के अंदर जो पेड़ लगे हैं ना, ऊजी होता है कि जब जो ट्रंक होता है, जो स्टेम होता है, तना होता है, और मतलब वो उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं और वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, मतलब उसकी गर्थ, उसकी मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि उसके तने क्या बहुत ही मजबूत हैं, उजी। ओके, मतलब जो उसके तने हैं वो क्या हैं स्टूडेंट्स, वो उजी हो चुके हैं। ओके, उजी वुड्स, अब उजी वुड्स मतलब कि जो दलदली जो जंगल होते हैं ना, हाँ, तो उनको भी अपने उजी वुड्स कहा जाता है। विच वियर द शेपलेस फॉलियज, और कह रहे हैं कि उनके तने तो उजी हैं, मतलब मोटे हो गए हैं। विच वियर द शेपलेस, अब देखिए शेपलेस का मतलब जूसलेस, जिसके अंदर कोई जूस नहीं है। फॉलियज मतलब लीव्स, कि जो पेड़ लगे हुए हैं उस दलदली जंगल के अंदर, वहां उसके तने तो काफी मोटे हो गए हैं, लेकिन उसकी जो फॉइलेज है, उसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, फॉइलेज का मतलब लीव्स, वो क्या शेपलेस, वो जूसलेस हो गए, मतलब सूख गई हैं ऑफ द ओशियन, उस सागर की वजह से ना, सॉरी वेस्ट विंड की वजह से। तो आपने देखा होगा ना कि चाहे वो जो पाम ट्रीज होते हैं या कोकोनट ट्रीज होते हैं जो ओशियन के किनारे पे होते हैं, तो उनकी लीव्स जल्दी फट जाती हैं, मतलब आपको कंप्लीट लीव्स नहीं मिलेगी, और वो किसकी वजह से होता है, वेस्ट विंड की वजह से होता है। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज, किसकी आवाज कह रहा है, वेस्ट विंड की। एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और जो पत्तियां होती हैं वो डर के मारे सूख जाती हैं। एंड ट्रेम्बल्ड, एंड ट्रेम्बल मतलब कांपती हैं। एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स, और खुद को नष्ट कर लेती हैं। ओ हियर, सुनो, किसको कह रहा है वो, वेस्ट विंड को कह रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड कैंटो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो दो कैंटोस बच गए, फोर्थ और फिफ्थ, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही डीप इमेजरी है, पीबी शैले के द्वारा इसमें यूज किया गया है, साइंटिफिक लॉजिक से लिखा है उन्होंने। इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम अपने दो जो कैंटोस रह गए उनको पूरा करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।